we have to study about the vertical circular motion. ठीक है, पढ़ा था जो कल हमने पढ़ा था वो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख के रख दिया पहले ही, सो दैट वी कैन सेव टाइम। देखो बेटा, एक ऑब्जेक्ट जिसको हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अलोंग रिवॉल्व करना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हमने टाई कर दिया एक स्ट्रिंग के साथ। तो स्ट्रिंग की जो लेंथ है दैट बिकम्स रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहां से हम इसको वेलोसिटी देते हैं, इट गोज अप, वेलोसिटी कम होती जाती है, यहाँ के मिनिमम हो जाएगी और उसके बाद फिर बढ़ने लगेगी। बट हमने जो केस लिया था कल, क्या डिस्कस किया था, कल करेगी बॉडी। ठीक है, वी हैव अज्यूम्ड कि हम कम से कम कितनी वेलोसिटी देंगे, √5gr देंगे, तब हमारे पास यहाँ जो मिनिमल वेलोसिटी विल बी। इसके अलावा हमारे पास और क्या इक्वेशंस हैं, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी v है दैट इज इक्वल टू u² - 2gh, टेंशन t, और ये आपके पास ये भी बताया था मैंने कल आपको, ये mg है, ये थीटा होगा तो दिस विल बी mg cos थीटा, सो t - mg cos थीटा होगा mv²/r, और दूसरा r - h, ये r - h बे r है रेडियस cos थीटा, तो यहाँ से आपके पास h का फॉर्मूला भी बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा। सो h इक्वल्स टू r into 1 - cos थीटा। अब हम कंटिन्यू करेंगे इसको, ये हमने इतना ऑलरेडी कर लिया। कंडीशन फॉर लीविंग द सर्कल, क्या कंडीशन है कि ये ऑब्जेक्ट सर्कल को कंप्लीट ना कर पाए। यहां से ऑब्जेक्ट किया और यहां कहीं से ही सर्कल को छोड़ के चला जाए, कहीं और भाग जाए, टेंशन 0 हो जाए। लेट अस डिस्कस कि क्या कंडीशन है उसके लिए। देखो, हमने ये डिराइव किया फॉर्मूला कि अगर यहां पर वेलोसिटी √5gr होगी तो यहां जाके √gr हो जाएगी और वो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर इस पॉइंट पे, लोअर मोस्ट पॉइंट जो है, अगर उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो लेस हो, किससे, √5gr से कम होगी, देन the tension in the string becomes 0 before reaching the highest point। टेंशन 0 हो जाएगी बेटा, वेलोसिटी नहीं, क्योंकि वेलोसिटी 0 होगी फिर तो ये यहीं से गिरेगा। इट शुड लीव द सर्कल, लीव द सर्कल मतलब इट शुड फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। जैसे पत्थर के साथ धागा बांधा हुआ, घुमा रहे, द मोमेंट वी लीव इट, टेंशन बिकम 0। हम उस धागे को खींच रहे हैं अपनी तरफ, घुमाते घुमाते हम उसको खींच भी रहे हैं, और हमारा जो खींचना है वही उसको टेंशन प्रोवाइड कर रहा है, वही उसको उस स्ट्रिंग में स्लैकनेस नहीं आने दे रहा, उसको ढीला नहीं होने दे रहा, राइट। द मोमेंट वी लीव, टेंशन बिकम 0 एंड इट फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली विद एनी वेलोसिटी v' बोल देता हूँ। ठीक है, वो कब होगा, अगर यहां से जो उसकी वेलोसिटी है वो उस मिनिमम वेलोसिटी से कम होगी। दैट मिनिमम वेलोसिटी इज √5gr। अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोलेंगे, यहां से प्रोजेक्ट किया है, अगर यहां पर वेलोसिटी √5gr से कम हुई, then the tension in the string will become 0 before reaching the highest point। आपको पता है बेटा टेंशन का फॉर्मूला क्या था, मेरी ये यहाँ अभी इक्वेशन लिखी थी मैंने, t - mg cos थीटा इक्वल टू mv²/r। तो I can write, therefore in place of t I write 0। ठीक है, because when the object leaves the circle then the tension becomes 0। ठीक है, ये 0 हटा दिया तो ये m और m कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो यहां से देखिए
मेरे पास ये cos थीटा क्या बनेगा, ये माइनस शिफ्ट कर दूंगा, माइनस वी स्क्वायर बाय आर इंटू जी। ठीक है, इधर कॉन्सेंट्रेट करना। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि v स्क्वायर होता है u स्क्वायर माइनस 2gh। अभी आपको पता चल गया होगा मैं पहले इक्वेशन क्यों लिख रहा था, क्यों लिख के रख दी थी, जस्ट आपको रिवाइज कराने के लिए। तो अगर यहाँ मैं माइनस वी स्क्वायर कर दूं, it will become minus and it will become plus, that means it is equal to 2gh minus u square। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, टेंशन जीरो जब होगी तब cos थीटा कितना होगा, 2gh minus u square by r into g। लेकिन बेटा इसको हटा दो, लेकिन cos थीटा का एक फॉर्मूला और भी है, जो cos थीटा है that is also equal to r minus h by r। तो अगर आप इन दोनों को इक्वेट करो, कंफ्यूज नहीं हो जाना, तो आई विल राइट 1 माइनस एच बाय आर। ठीक है, ये 1 माइनस एच बाय आर है, इट इज इक्वल टू, या एक बार रहने दो ऐसे ही, आर माइनस एच बाय आर इज इक्वल टू 2gh माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। ये आर और आर कैंसिल हो गया। ठीक है, ये g इधर मल्टीप्लाई होगा, ये मिटा रहा हूं मैं। जब आप g को मल्टीप्लाई करोगे r माइनस एच के साथ, देयरफॉर r इंटू जी माइनस एच इंटू जी विल बी इक्वल टू 2gh माइनस यू स्क्वायर, आर जी प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3gh, 2gh प्लस gh उधर जाके, तो यहां से बेटा h कितना आ गया मेरे पास, यू स्क्वायर प्लस आर जी डिवाइडेड बाई 3g। ये इंपॉर्टेंट है, ये वो हाइट है, हाइट मतलब यहां से ऊपर जा रहा है, तो ये है ना h, यहां से ऊपर जा रहा है, हाइट पकड़ते जा रहा है, पकड़ते जा रहा है, तो इस हाइट पे जाके टेंशन जीरो हो जाएगी। मैं इस हाइट को पर्टिकुलरली नाम दे देता हूं h1। ऐसे तो h किसी को भी बोलेंगे, इसको भी h बोल रहे हैं, इसको भी h बोल रहे हैं। मान लो h1 हाइट पे जाके टेंशन कितनी हो गई, जीरो। तो क्या आ गया h1 का फॉर्मूला मेरे पास, therefore मैं ये बोलूंगा therefore h1 is equal to u square plus rg divided by 3g। at this height the tension becomes zero। next देखिए बेटा, if the velocity becomes zero at height h2, then 0 square equal to u square minus 2g h2, v square equal to u square minus 2gh। तो यहां से आपके पास h2 कितना आ गया, u square by 2g। समझ में आ गया, इस हाइट पे टेंशन जीरो होगी और इस हाइट पे वेलोसिटी जीरो होगी। अब देखो, अगर हम ये चाहते हैं दैट द ऑब्जेक्ट लीव्स द सर्कल, तो बताओ वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए कि टेंशन जीरो होनी चाहिए, टेंशन जीरो होनी चाहिए। दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट विल लीव द सर्कल इफ, ये आ गया बेटा आपके पास t इक्वल टू जीरो से, और h2 आ गया u स्क्वायर बाय 2g v इक्वल टू जीरो पुट करके, राइट। h2 कितना आ गया, u स्क्वायर बाय 2g। the particle will leave the circle, क्या जीरो होना चाहिए, इफ t इक्वल टू जीरो, लेकिन v जो है वो जीरो नहीं है, ये जीरो है, ये जीरो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि h1 शुड बी ग्रेटर देन h2। वेलोसिटी जीरो नहीं हुई, टेंशन जीरो हो जानी चाहिए। ठीक है, h1 h2 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, बड़ा नहीं, h1 h2 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी तो
अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो पार्टिकल विल फॉल डाउन। ठीक है, वेलोसिटी बाद में 0 होनी चाहिए, टेंशन पहले 0 हो जाए, बिकॉज द पार्टिकल शुड लीव द पार्टिकल, कुछ क्वेश्चन पूछा किसी ने, द पार्टिकल शुड लीव द सर्कल विदाउट वेलोसिटी बीइंग 0। तो ये नहीं हो कि टेंशन 0 होने से पहले वेलोसिटी 0 हो जाए, तो वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए। दैट मींस ये हाइट बाद में आनी चाहिए, ये हाइट पहले आ जानी चाहिए। तो यहां से हमारे पास कंडीशन बन जाएगी कि वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, u² प्लस rg डिवाइडेड बाय 3g इज लेस देन u² बाय 2g। ठीक है, दिस एंड दिस विल बी आउट, ऐसे लिखूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप इनइक्वालिटी में भी कर सकते हैं, 2u² प्लस 2rg should be less than 3u²। so 2rg should be less than u², इसको उधर शिफ्ट कर दिया। और ऐसे बोल सकते हैं बेटा, ये मिटा रहा हूं मैं, u² should be greater than 2rg, या आपके पास एक और कंडीशन बन गई, देखिए, u should be greater than रूट ऑफ 2rg। अगर इस लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √2gr से 2rg से ज्यादा है, लेकिन किससे कम है, √5gr से कम है, तो वेलोसिटी 0 होने से पहले ही टेंशन 0 हो जाएगी। तो जब पहले ही टेंशन 0 हो गई, इसका मतलब द पार्टिकल विल लीव द सर्कल। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, देयरफॉर इफ u इज ग्रेटर देन √2rg बट लेस देन √5rg, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दिस लुक्स मोर बेटर। देयरफॉर अगर u √2rg से ज्यादा और √5rg से कम है, देन द पार्टिकल विल लीव द सर्कल। सो दिस इज द कंडीशन। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, पार्टिकल उस सिचुएशन से कब पास कर रहा है जिसमें स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो गई, अगर वेलोसिटी यहाँ √2gr से ज्यादा है और √5gr से कम है। क्योंकि अगर यहाँ √5gr होगी फिर तो टेंशन 0 होने नहीं, तो वो घूम जाएगा पूरा ही। ठीक है, अब देखो, अगर हम ये चाहते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाए विदाउट द टेंशन बीइंग 0, तो उसके लिए क्या होगा, अगर यहां जाके, ये देखो, ये ऐसे है जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये थ्रेड है, यहां जाके वेलोसिटी 0 हो जाए, व्हाट विल हैपन, विल द ऑब्जेक्ट फॉल डाउन लाइक दिस? नहीं, इट शुड फॉल डाउन लाइक दिस अगर ये थ्रेड नहीं होता तो। सो व्हाट विल हैपन, यहां जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वापस इधर आ जाएगा, जब यहां आएगा तो वेलोसिटी जो है फिर बढ़ जाएगी, वापस इधर चला जाएगा। यू नो व्हाट विल हैपन, इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग लाइक ए स्प्रिंग, लाइक ए पेंडुलम, ये सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, सपोज करो कि यहां जाके वेलोसिटी 0 हो गई इसकी, तो जहां वेलोसिटी 0 हो जाएगी उसके आगे तो जा ही नहीं पाएगा, टेंशन 0 नहीं हुई है, वेलोसिटी 0 हुई है, इट विल कम हियर, और जब ये यहाँ आएगा वेलोसिटी फिर बढ़ जाएगी, इट विल गो, और उसी पॉइंट पे उतने ही डिस्टेंस पे जाके वेलोसिटी फिर 0 हो जाएगी। सो इसको बोलते हैं कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, कि वेलोसिटी पहले 0 हो जानी चाहिए, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, आप इसको बोल सकते हैं कि दिस इज द कंडीशन फॉर द ऑब्जेक्ट टू बिकम सिंपल पेंडुलम। ऑसिलेट कर रहा था, ठीक है, नहीं कर रहा था, ये तो पूरा घूम रहा था, बट अब अगर हम थोड़ी ही वेलोसिटी दें कि ऑसिलेट करने लगे, कितनी वेलोसिटी देंगे तो ऑसिलेट करेगा, वो देखने लगे हम। इसका मतलब अभी क्या होना चाहिए, अभी टेंशन 0 नहीं होनी चाहिए, लेकिन
वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए, देयरफॉर इसकी कंडीशन ये बनेगी थी h2 जो है दैट शुड बी लेस देन h1। ठीक है, वेलोसिटी 0 विदाउट द टेंशन बीइंग 0, तो उसके लिए आपके पास आ जाएगा u स्क्वायर बाय 2g शुड बी लेस देन u स्क्वायर प्लस rg ओवर 3g। अगेन दिस g एंड g विल बी आउट। अब 3u स्क्वायर इधर आ जाएगा इक्वल टू नहीं सॉरी 3u स्क्वायर इज लेस देन 2u स्क्वायर प्लस 2rg, तो u स्क्वायर इज लेस देन 2rg, इधर शिफ्ट कर दो, therefore u स्क्वायर इज लेस देन 2rg, तो u इज लेस देन रूट 2rg। पहले वाले केस में क्या था, u इज ग्रेटर देन रूट 2rg बट लेस देन रूट 5rg, तब क्या होगा, द पार्टिकल विल लीव द सर्कल। बट नाउ व्हाट विल हैपन, टेंशन 0 हो गई। टेंशन 0 होने का मतलब ऐसे समझो जैसे कि रस्सी टूट गई है, ठीक है, या यहां से छोड़ दिया हुआ उस रस्सी को हमने, सो देन द पार्टिकल विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। बट इफ वी आर डिस्कसिंग द कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, दैट मींस टेंशन तो रहेगी क्योंकि स्प्रिंग तो टाइट है अभी भी, जब ये पेंडुलम ऑसिलेट करता है स्प्रिंग तब भी टाइट होती है, तो उसके लिए फॉर ऑसिलेशन, फॉर द ऑब्जेक्ट टू बिकम पेंडुलम, या बोलेंगे फॉर ऑसिलेशन u should be less than रूट 2rg। ठीक है, तो ये हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है वो कंप्लीट हुआ। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इस पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए, a stone is tied to one end of a string and is whirled in a vertical loop, घुमाया जाता है। If u is the velocity given to it at the lowest point is a, then calculate change in velocity, या calculate change in magnitude of velocity when the string becomes horizontal। यहां स्ट्रिंग वर्टिकल है, u वेलोसिटी से यहां से भेजा, मान लो यहां पर वेलोसिटी v हो गई, तो आपको फाइंड करना है v माइनस u का मैग्नीट्यूड कितना होगा। इसका मतलब यह है कि अभी हम बेसिकली ये जस्टिफाई करेंगे यहाँ कि यहाँ स्पीड कांस्टेंट नहीं रह सकती। इट इज जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है दैट कैन नेवर बी ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता ना तो सीधा आंसर लिखते 2v sin थीटा बाय 2, थीटा 90 लेके, है ना। बट दिस इज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बिकॉज यहाँ ग्रेविटी के अगेंस्ट मोशन हो रहा है, ऊपर जा रही है बॉडी। तो फाइंड आउट द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ, तो पहले आपने चेंज इन वेलोसिटी और फिर उसका मैग्नीट्यूड पता करना है। ठीक है, आई विल गिव यू 2 मिनट्स फॉर दिस। देखो बेटा, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी का क्या मैग्नीट्यूड है, u। फाइनल वेलोसिटी जिसको मैं v बोल रहा हूं, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, कल भी बताया था आपको, जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, ये वाली वेलोसिटी को मैं vi और इस वेलोसिटी को vf बोल रहा हूं, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है इसलिए u स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये h हो गया कितना, l के बराबर, तो vf कितना हो गया बेटा, u स्क्वायर माइनस 2gl। दैट मीन्स मेरे पास दो वेक्टर्स हैं अब, एक का मैग्नीट्यूड है u और दूसरे का मैग्नीट्यूड है u स्क्वायर माइनस 2gh। इसका रूट आएगा ना, क्योंकि vf स्क्वायर है, vf स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, तो vf आ गया इसका रूट। ठीक है, ये दो इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड u, फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये।
ठीक है, अब इन दोनों में मेरे पास दो वेक्टर्स हो गए, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो जब आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी का, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, याद करो जब वेक्टर्स का हम डिफरेंस पढ़ते हैं, इट इज वी एफ स्क्वायर प्लस वी आई स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 वी एफ वी आई कॉस 90। अब ये कॉस 90 है, ये तो जीरो हो जाएगा, तो वी एफ स्क्वायर कितना हो गया? यू स्क्वायर माइनस 2 जी एल प्लस वी आई स्क्वायर हो गया यू स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या बना? आपका आंसर आ जाएगा रूट ऑफ 2 यू स्क्वायर माइनस 2 जी एल। सो दिस विल बी 2 टाइम्स यू स्क्वायर माइनस 2 तो बाहर ले लिया हुआ है जी एल। ये आंसर आएगा आपके पास। किसी ने हम बात करेंगे नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूग होता है सेंटर से बाहर भेजने वाला, जैसे सेंट्रीपिटल का मतलब होता है टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीफ्यूग एक डिवाइस को बोला जाता है जो सेपरेट करता है मिल्क फ्रॉम द क्रीम, या क्रीम सेपरेट करता है फ्रॉम द मिल्क, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूग। तो सेंट्रीफ्यूगल एक ऐसी फोर्स विच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सर्कल, फोर्स which is directed away from the center। जो फोर्स सेंटर से दूर डायरेक्टेड होगी उस फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। देखो बेसिकली क्या है, हमारे पास दो तरह के फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कॉल्ड एज IFR, और एक होता है बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस which is also called as एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम विच इज अंडर कंसिडरेशन। कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई भी सिस्टम विच इज ईदर एट रेस्ट और विच मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी सो दैट द एक्सेलरेशन इज जीरो, चाहे वो रेस्ट पे है चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जो नॉन इनर्शियल है उसमें बेटा एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ऐसे ऐसे समझना, सपोज करो ये एक कोई कार्ट है, कोई वो है क्या बोलते हैं टिपर है ना, कोई ऐसे ट्रक है, छोटा सा ओपन ट्रक है ये, एंड ये ट्रक आगे जा रहा है विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, इट्स मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड इस ट्रक के यहां पर पीछे एक कोई बॉक्स पड़ा हुआ है। बेटा अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है ना, तो ये ऑब्जेक्ट यही रहेगा, इसके ऊपर फोर्स नहीं रहेगी। तो इस ट्रक को मैं बोलूंगा ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके, इस ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब, और वेलोसिटी बढ़ रही है, मान लो इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो आगे की तरफ जा रहा है विद ए पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो क्या होगा पता है, धीरे धीरे ये पीछे की तरफ आने लगेगा। अब ये ऑब्जेक्ट किस में पड़ा है, ये पड़ा हुआ है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में।
एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जिसकी एक्सेलरेशन 0 नहीं है, जो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो किसी भी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम फोर्स नहीं लगाते, फिर भी उस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है। उस फोर्स को, सिंस वो हमने नहीं लगाई, उस फोर्स को बोलते हैं बेटा सूडो फोर्स। मैं आऊंगा अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। उस फोर्स को बोलते हैं सूडो फोर्स। तो क्या होती है सूडो फोर्स? एक ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगी जब वो ऑब्जेक्ट कहां होगा? किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा। इस सूडो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। ये फ्रेम की एक्सेलरेशन आगे की तरफ है। मान लेते हैं बेटा इस ऑब्जेक्ट का मास है m, तो ये जो सूडो फोर्स लगेगी, मैं F डबल डैश कर देता हूं, ये जो सूडो फोर्स लगेगी दैट वुड बी m इंटू a, इसका मास और एक्सेलरेशन उसी की। तो ये आगे की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a, बट सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगी। तो ये याद रखना, सूडो फोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम कोई बॉडी उसको अप्लाई नहीं कर रही है। ठीक है, आप ऐसे इमेजिन करो जैसे जैसे एक ये रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है ना, किसी पार्क में प्लेटफॉर्म होता है एक, और उस पार्क के ऊपर बच्चे बैठे हैं। अगर तो वो धीरे धीरे घूम रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, सडनली वो तेज घूमना शुरू करते हैं तो बच्चे बीच वाली रॉड पकड़ लेते हैं, अदरवाइज व्हाट विल हैपन? दे विल बी थ्रोन आउट। तो उसके ऊपर फोर्स किसने लगाई? क्योंकि ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है। उस एक्सेलरेटेड फ्रेम के ऊपर जब कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसके ऊपर अपने आप फोर्स लगेगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्चुअल एक्सेलरेशन। ठीक है, उस फोर्स को इसलिए हम सूडो फोर्स बोलते हैं। तो बेटा ऐसे इमेजिन करो कि ये मेरे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके साथ में एक धागा बांध के इसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जैसे मर्जी सर्कल में घुमाऊं। लेकिन क्या है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यहां मैंने थोड़ा सा कोई वैक्स चिपका दिया, परमानेंटली नहीं, थोड़ा सा ऐसे अटैच किया। तो मैं जब इसको घुमाऊंगा ना, किसी स्टेज पे आके क्या होगा, किसी स्टेज पे आके मान लो यहां पर दिस वैक्स विल बी थ्रोन अवे, क्योंकि इस वैक्स के ऊपर एक फोर्स लग रही है अपोजिट टू द सेंटर। वो समझाता हूं क्या होती है। उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझना बेटा इस चीज को। मैं आपको अभी एग्जांपल दे रहा हूं कि ये एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है। इस रोटेटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर एक, यहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट रख देता हूं, या इस रोटेटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर a boy, little boy is standing like this, holding the rod, right? So if I start its rotation, so he'll just उसको पूरा पकड़ लेगा, जकड़ लेगा। अदरवाइज क्या होगा, ये जो प्लेटफॉर्म है ये घूम रहा है, ऑब्वियसली ये घूम रहा है, तो इस प्लेटफॉर्म के पास एक एक्सेलरेशन होगी। कौन सी वाली? जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो सर्कुलर मोशन में बॉडी के पास एक एक्सेलरेशन होती है विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। उस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इस बॉडी के ऊपर जो एक्सेलरेशन है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो एक्सेलरेशन है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ट्रक हमारा आगे जा रहा था विद एन एक्सेलरेशन ए, बट उसके ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा है, उस पे जो एक्सेलरेशन लग रही है, जो उसको फील हो रहा है, वो अपोजिट है। तो इस बॉय को भी एक एक्सेलरेशन फील होगी जो इसको बाहर की तरफ मतलब रेडियली आउटवर्ड पुश करेगी, और उससे बचने के लिए ये इस रॉड को होल्ड करके रखता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? देखो, अगर इस ऑब्जेक्ट का मास m है तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा m इंटू वी स्क्वायर बाय आर। सेंट्रीपिटल फोर्स भी ऐसे ही थी, बट आई पुट माइनस साइन हियर। इसमें एक कंफ्यूजन होती है, एक मिथ है बेसिकली, काफी सारी बुक्स में लिखा होता है कि ये ऐसे है, बट मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक फिक्टिशियस फोर्स है, आप ऐसे याद रखना। फिक्टिशियस मतलब नॉन रियल फोर्स है, सूडो फोर्स उसी को बोलते हैं। ये किसी बॉडी के ऊपर तब लगेगी जब कोई बॉडी किसी रोटेटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर होगी, हमारे ऊपर लग रही है। हम ग्रेविटेशन में ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वहां याद रखना इस चीज को कि हम ग्रेविटेशन में जब अर्थ की रोटेशन की बात करेंगे वहां इस कॉन्सेप्ट पे फिर से आएंगे। अगर अर्थ तेज घूमना शुरू कर देना, विल बी लाइक थ्रोन अवे,
जैसे मान लो ये अर्थ है एंड वी आर स्टैंडिंग हेयर, अर्थ घूम रही है, आराम से घूम रही है, तो कुछ नहीं हो रहा, सडनली तेज घूमना शुरू करेगी, विल बी थ्रोन आउट बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मिथ क्या है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन नहीं होती। आपको बड़ी सारी बुक्स में ये लिखा हुआ मिलेगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसी बॉडी पे लग रही है जिसपे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। ये जब घूम रहा था इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स भी है, तभी तो घूम रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल भी इसी के ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये रोटेटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर है। समझ में आ रहा है? जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं वो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करते हैं। याद करो, अगर हम अर्थ के सरफेस पे फोर्स लगा रहे हैं, दैट वी कॉल एज एक्शन, उसका रिएक्शन हमारी बॉडी पे लग रहा है। हमने एक्शन लगाया अर्थ पे, रिएक्शन लगा हमारी बॉडी पे। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। जिस बॉडी के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है उसी बॉडी पे सेंट्रीफ्यूगल लग रही है। तो फिर माइनस साइन क्यों? क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल जो है ये अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। आपने देखा होगा बचपन में या आजकल भी गांव में होता है कि जब वो बटर निकाला जाता है फ्रॉम द मिल्क, उसको पूरा घुमाया जाता है। जब उसको घुमाते हैं द क्रीम कम्स अप, दैट इज बटर। या आपने एक और सुना होगा वर्ड मड गार्ड। क्या होता है पता है? मड गार्ड, ये लेदर के फ्लैप्स होते हैं जो टायर, ये मान लो कोई टायर है, यहां से ऐसे फ्लैप हैंग करता है, इस फ्लैप को यहां कनेक्टेड होगा वो बॉडी के साथ, इस फ्लैप को क्या बोलते हैं? इस फ्लैप को बोलते हैं मड गार्ड। क्योंकि जब यहाँ मड इकट्ठा हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा, तो जब ये घूमेगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी जो इसको थ्रो करेगी अवे फ्रॉम द सर्कल। ठीक है, अगर ये मड गार्ड नहीं होगा ना तो यहाँ पीछे कोई मोटरसाइकिल वाला या कोई साइकिल वाला आ रहा होगा तो उसके ऊपर पड़ेगी। सो उसको सेव करने के लिए यहाँ मड गार्ड्स लगाए जाते हैं। और एक एग्जांपल देता हूँ, मैग्नीट्यूड कितना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही होता है जितना सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। मान लो बेटा ये एक बकेट है मेरे पास, और दिस बकेट इज फुल ऑफ वाटर। ठीक है, मैं इस बकेट को यहां से पकड़ता हूं और धीरे से अगर घुमाऊंगा ना तो ये पानी गिरेगा सिर पे। बट अगर मैं फटाफट से घुमा लूंगा, द बकेट रीचेस हियर, ठीक है, विद वाटर इन इट, बट दिस वाटर विल नॉट फॉल डाउन, बिकॉज जब ये बकेट यहां पहुंचेगी, ऐसे घुमा रहा हूं मैं, ऐसे, यहां से ऐसे, जब ये बकेट यहां पहुंचेगी ना, यहां पर मैंने इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा रखी है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच इज mv²/r, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगी? ये इसके वेट को बैलेंस कर लेगी। वर्टिकल सर्कल है, ये ऐसे घुमाया, धीरे से घुमाया तो ये फोर्स कम होगी, तेज घुमाया तो ये फोर्स। अब जितनी तेज मर्जी घुमाओ, एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा जितनी मर्जी वेलोसिटी रखो, बट कम रखोगे वाटर विल फॉल डाउन, क्योंकि वेट तो फिक्स्ड है ना। तो यहाँ पर कितनी वेलोसिटी से घुमाना है, that can be calculated, mm cancel, so v square is equal to rg, so v equals to root of rg। ठीक है, that means this v should be greater than equal to root rg, ताकि पानी हमारे ऊपर नहीं गिरे। तेज जितनी मर्जी घुमाओ, इससे कम वेलोसिटी अगर होगी तो ये वाली फोर्स कम हो जाएगी, ये तो फिक्स्ड है, तो ये ज्यादा, तो वाटर विल फॉल डाउन। सो वाटर विल रिमेन इन द बकेट even when the bucket is in the vertically downward position, उल्टी है बकेट, लेकिन फिर भी पानी रहेगा, क्योंकि उस पानी के वेट को, गिरना क्यों था? वेट की वजह से। उस पानी के वेट को जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पानी पे एक्ट कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि वो पानी किस में है? एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म में है। वो क्या है? बकेट। तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके वेट को बैलेंस करेगी, तो V विल बी इक्वल, तो ये कम से कम इतनी, इससे ज्यादा जितनी मर्जी हो। ठीक है, दिस इज हाउ द वाटर रिमेन्स इन द बकेट ओनली।